जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है तो वो राजा नरक में जाने का भागी होता है। अब जो किसानों के 3 अध्यादेश आए हैं, बताओ इसकी कौन तारीफ कर देगा। मनोहर लाल खट्टर की 6 साल की सरकार है, इसमें एक भी भर्ती नहीं निकली है सर। पीटीआई की भर्ती निकाली, पीटीआई को निकाला है, पीटीआई की भर्ती नहीं निकाली है सर। घोटाला हो रहा है, वसूली हो रही, बेरोजगारों से अवैध वसूली हो रही है, नेता गायब हो जाते हैं। अब ये खुलासा हो गया है कि इनकी चौतरफा थू हुई, लेकिन ज्वाइनिंग अभी भी नहीं दे रहे हैं। तो सरकारी महकमों में खाली पड़े हुए हैं पद, आप किसी महकमे का जिक्र कर लीजिए। फिर डीपीआरओ क्या करेंगे, मुख्यमंत्री क्या करेंगे, उनके मंत्री क्या करेंगे, तमाम कर्मचारी क्या करेंगे। इतने वो दबाव बना रहे थे पेरेंट्स के ऊपर कि आप फीस दीजिए, क्यों करोड़ों रुपए बच्चों से वसूले जाते हैं। ये हर साल एचटेट का ड्रामा क्यों होता है। एक और साल उनका बर्बाद हो गया है। बिंदास हरियाणा पर हमने बहुत सारे ऐसे चेहरों से आपको रूबरू करवाया है जो वास्तव में लोगों की समस्याएं उठाते हैं। लेकिन उन्हीं चेहरों में आज हमारे साथ एक और युवा चेहरा हमारे साथ मौजूद है, महेंद्र सिंह जी, जो कि वीडियो ब्लॉगर भी हैं और साथ में आर्टिस्ट भी हैं। महेंद्र जी, स्वागत है आपका बिंदास हरियाणा। थैंक यू सो मच सर, और बहुत बहुत सौभाग्य है मेरा। एक तो मैं बिंदास हरियाणा के प्लेटफॉर्म पे हूँ, बेहतरीन काम कर रहे हैं आप लोग, मुझे धन्यवाद। क्योंकि जिस तरह का एक जो सोशल मीडिया जर्नलिज्म का ट्रेंड है और उसकी मतलब बहुत सारी आलोचनाएं होती हैं, क्योंकि स्तर बहुत ज़्यादा नीचे चला गया है, तो उसको आप लोग इन्हेंस कर रहे हैं। और ये एक ऐसा फील्ड है जो मेन स्ट्रीम मीडिया को चुनौती दे सकता है, लेकिन अगर वो एक स्तर के साथ पत्रकारिता करे तो ये मेरा सौभाग्य है। और दूसरा, आप काम में, ओहदे में, हर चीज़ से में मेरे सीनियर रहे हैं। आपके मुंह से तारीफ सुन के और अच्छा लग रहा है। ये तो आपका बड़प्पन है क्योंकि आपने वास्तव में काम किया है। लेकिन महेंद्र जी, अगर हम मुद्दों पे आए, आप हमेशा युवाओं के मुद्दे उठाते थे, उनके रोज़गार की बात करते थे, लेकिन कुछ समय से गायब हैं। वजह क्या है? क्या सरकार का वास्तव में दबाव मान गया आप? नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं तो बल्कि पहले तो शायद कंटिन्यू तो नहीं कर पाता था, क्योंकि जब नौकरी करता था जर्नलिज्म की तो उस टाइम पे तो टाइम नहीं लग पाता था, क्योंकि 10-12 घंटे की तो जॉब ही हो जाती थी। लेकिन उसके बाद से जैसे लॉकडाउन का पीरियड है या फिर अब है, तो अब तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रूटीन में अलग अलग इश्यूज़ के ऊपर मैं वीडियो ब्लॉग बनाऊँ या फिर मतलब एक्टिंग के ज़रिए कुछ इश्यूज़ को उठाऊँ। अभी लेटेस्ट ही कई मुद्दे हैं जो आप लोगों ने भी शायद अपने मंच के माध्यम से उठाए होंगे। एक तो सर जो बड़ा मुद्दा है, हमारे जो एचटेट हैं सर, मतलब एक और साल उनका बर्बाद हो गया है और बहुत सारे लोग ओवर एज हो गए हैं। बहुत सारे लोग जो जेबीटी भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे, 1 लाख के आसपास युवा है, मैं आपको बता देता हूँ सर, जो एचटेट क्वालिफाई कर चुके हैं, जेबीटी भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन जो मनोहर लाल खट्टर की 6 साल की सरकार है, इसमें एक भी भर्ती नहीं निकली है सर। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। भर्ती किए तो हैं, जेबीटी वाले जो जिनको ज्वाइनिंग नहीं मिल रही थी उनको भर्ती किया है सर। ये भर्ती थी पिछली सरकार की, ठीक है, वो जो 10-12 हज़ार थी, पिछली सरकार की भर्ती थी। लेकिन सरकार तो कहती है भर्ती पिछली सरकार की थी, लेकिन हमने रोजगार हमने दिया। सर जैसे सरकार का क्या काम होता है, सरकार एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। जैसे कोई सड़क बनने लग रही है तो एक सरकार ने काम शुरू किया, उसकी मंजूरी करवाई, उसके ऊपर काम भी हो गया, ठीक है, तो ये उस सरकार का प्रोजेक्ट है। अब ऐसा नहीं है कि अगली सरकार आ गई तो उसको उखाड़ के दोबारा से उसको सड़क को बनाएगी, तो वो तो जो ईंट बजरी पड़ रही थी तो उसी के ऊपर लगाने पड़ेंगे। तो ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, तो इसको कम से कम उधर से क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। और जो भर्ती निकलने की बात होती है, उसकी बाकायदा एक डेट होती है कि भाई इस डेट को ये भर्ती निकली है, ठीक है, और इस डेट को इसका रिजल्ट आया है, मतलब इनको ये नौकरी करने के लायक हो गए हैं। निकालिए, पीटीआई की भर्ती निकाली है? नहीं, पीटीआई को निकाला है, पीटीआई की भर्ती नहीं निकाली है सर। ये पीटीआई जो पहले लगे हुए थे, पीटीआई को निकाला है। और पीटीआई का भी मैं जिक्र करूंगा। पहले एचटेट की बात करना ज़रूरी है, क्योंकि वो लोग लगातार कह रहे हैं कि हमारी, आप लोगों से भी उम्मीद है कि एक बार आप उनसे बात कीजिएगा, उनका दर्द सुनिएगा। महेंद्र जी, मैं भी बिंदास हरियाणा के माध्यम से आपसे चर्चा करने का सिर्फ यही हमारा लक्ष्य है कि जो लाखों युवा जिन्होंने एचटेट क्लियर किया है, भर्ती में वो नहीं अपने आप को आजमा पा रहे, या ये कहें कि भर्तियां नहीं निकल रही है, यहाँ तक कि ओवरेज हो गए हैं काफ़ी। उनका जो 5 साल का जो टाइम पीरियड था वो भी खत्म हो गया। 2012 का एचटेट, उसकी डेट एक्सपायर हो गई, 13 का उसकी भी एक्सपायर हो गई, 5 साल था, उसको 7 साल एक्सटेंशन कर दिया गया, उसके बावजूद हो रही है। और अब भी
सरकार के मंत्री ये कह रहे हैं कि हमारे पास तो टीचर्स पहले से ही ज़्यादा हैं, मतलब भर्ती आगे भी नहीं होगी। जबकि आप स्कूलों में जाके देखते होंगे, शायद ही कोई ऐसा स्कूल हो, बहुत रेयर ऐसे स्कूल, गिनती के ऐसे स्कूल मिलेंगे जहाँ पर जितने टीचर्स की ज़रूरत है उतने टीचर्स मौजूद हों। मतलब 5वीं तक का स्कूल है, 5 क्लास है, उसमें कहीं एक टीचर है। हमने बहुत सारे जब पत्रकारिता करते हुए ऐसे स्कूलों के दौरे किए हैं कि जहाँ पे पियून और क्लर्क स्कूल चला रहे हैं। आज भी होंगे निश्चित तौर पर, लेकिन सरकार कह रही है कि हमारे पास तो एक्सेस हैं, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा टीचर्स हैं। तो मैंने कल शिक्षा मंत्री का इंटरव्यू लिया था, तो कौरपाल जी का ये बिल्कुल साफ तौर से कहना है कि हमारे पास जेबीटी के पहले ही सरप्लस है, कोई वैकेंसी नहीं है। तब ये हद है अपने आप में ही। आप मतलब जो प्राइमरी स्कूलों में जाकर उनकी हालत देख लीजिए। मतलब लोग मजबूरी में सरकारी स्कूलों को छोड़ के प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को भेज रहे हैं। क्यों? क्योंकि पता है वहाँ पे ना टीचर्स मिलते हैं, ना सुविधाएं मिलती हैं। और मंत्री जी ऐसा बयान दे रहे हैं, जो टीचर स्टूडेंट रेशो है वो 25 से 1 से बढ़ा के 30:1 कर दी गई है। तो अपने आप ही एक्सेस हो जाएंगे। आप मतलब 40:1 कर दो और ज़्यादा एक्सेस हो जाएंगे। आप 50-100:1 कर दो, मतलब निकालो सबको। जबकि आरटीआई का नियम ये कहता है कि 25:1 का रेशियो होना, 25:1 का होना चाहिए। और आपको जॉब क्रिएट करनी है। आप कोशिश कीजिए कि और बच्चों को, ये लॉकडाउन का बेहतरीन पीरियड था, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना कि ये मुश्किल में मौका ढूंढने वाली बात होती है। तो ये बेहतरीन मौका था जब लोग प्राइवेट स्कूलों को छोड़ के सरकारी स्कूलों का रुख कर रहे थे। ऐसे में आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सरकारी स्कूलों में एडमिशन दिलाते और आए भी हैं। मुझे याद है जब आरटीई का नियम लागू हुआ था तो एक उम्मीद की किरण जगी थी कि अब स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए अध्यापक पर्याप्त मात्रा में मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जी, तो अब अगर ये जितने बच्चे आए हैं और औरों को भी लाने की कोशिश करनी चाहिए और उसके हिसाब से वो काउंटिंग करके दोबारा से देखना चाहिए कि अब कितनी वैकेंसीज बनती हैं। जो टीचर्स के संगठन हैं, एक बात और कहना चाहूँगा महेंद्र जी, शिक्षा मंत्री का जब हमने इंटरव्यू लिया तो उनका कहना कि 1 लाख, उन्होंने 98,000 बच्चे बताए हैं, 98,000 बच्चे सरकारी स्कूलों में अब की बार लॉकडाउन में बढ़े हैं। तो इसका मतलब पोस्टें भी बढ़नी चाहिए। हाँ बिल्कुल, देखो यही तो कह रहा हूँ ना मैं। तो दोबारा से आप काउंट कीजिए, तो दोबारा से वो कीजिए। और जो पहले से भी ये जो दावा कर रहे हैं ना, वो भी गलत है। जो अध्यापक संगठन हैं वो लगातार कह रहे हैं कि करीब 10,000 पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं। एक बार सरकार की तरफ से भी बयान आया था कि ऐसा 10,000 पोस्टें जेबीटी की खाली पड़ी हुई हैं। एक और चीज़ है कि अगर आपके पास पोस्ट नहीं है, नौकरियां नहीं हैं, तो फिर ये हर साल एचटेट का ड्रामा क्यों होता है? क्यों करोड़ों रुपए बच्चों से वसूले जाते हैं? क्यों वो लोग तैयारियां करते हैं, कोचिंग लेते हैं, कई महीने की तैयारी करते हैं? अब तो जो जेबीटी भी ज़्यादातर प्राइवेट में ही होती है, तो उसकी फीस वो उठाते हैं। तो एक तरह से ये करोड़ों रुपए का स्कैम नाम दिया है। और जो फिर परीक्षा होती है उसमें भी स्कैम के आरोप लगे हैं। 2017 के एचटेट के बारे में अध्यापक संघ के जो पदाधिकारी थे, उस टाइम पे जब मैं पत्रकारिता करता था, उनका इंटरव्यू मैंने किया था। तो जिस तरह से कॉमनवेल्थ गेम्स में घोटाले के आरोप लगे थे ना, उसी तरह के घोटाले के आरोप एचटेट की परीक्षा में लगे थे। मतलब जो कैमरा उतने रुपए में खरीदा जा सकता था, उससे कई गुना ज़्यादा उसका किराया दे दिया गया। सिर्फ 2-3 शिफ्ट का, मतलब 1-2 दिन का उतना किराया दे दिया गया, उतने रुपए। महेंद्र जी, ये कोई नई बात नहीं है, अब भी ये जारी है जी। और देखिए, मतलब घोटाला हो रहा है, वसूली हो रही है, बेरोजगारों से अवैध वसूली हो रही है, लगातार हो रही है। और भर्ती का मतलब कहते हैं कि झूठी उम्मीद तक नहीं दे रहे हैं। तो ये मुद्दे उठाने की हम कोशिश करते हैं सर, आगे भी करेंगे। एक और बहुत बड़ा महेंद्र जी, मैं इसी बात पे आपको रोकना चाहूँगा। आपने कहा कि मुद्दे उठाने की बात करें। आप ना ही तो कोई नेता हैं, ना ही किसी विपक्षी पार्टी के आप अध्यक्ष हैं। ये काम बनता है नेताओं का, जिनको जनता चुन के भेजती है। लेकिन सरकार की तरफ से तो कोई नेता आवाज़ नहीं उठाता। यहाँ तक कि विपक्ष के जो नेता हैं वो भी कोई आवाज़ नहीं उठाते कि लाखों युवा बेरोजगार हैं। आपको नहीं लगता कि उन नेताओं को भी सड़कों पर उतरना चाहिए? एक तो सर जो पिछला कार्यकाल रहा ना, कि भी जो नेता आवाज़ नहीं उठाते, ये बहुत हमने कमी झेली है। और ये क्या होता है कि जो पत्रकारिता करते हुए लांछन लग जाते हैं ना कि भी आप तो मतलब इसके विरोधी हैं या फिर उसके हैं, इसकी वजह भी ये होती है कि नेता गायब हो जाते हैं,
पत्रकार या कोई भी आदमी अगर मुद्दा उठा रहा है तो उसके ऊपर तो ठप्पा लगना, क्योंकि एक पक्ष विपक्ष हमेशा रहता है, तो उनके ऊपर लगाया लोगों ने, तो खामोश था विपक्ष। लेकिन अब की बार मैं कम से कम ये राहत महसूस कर रहा हूँ कि इस बार विपक्ष बोल रहा है, बहुत सारे नेता हैं जो बोल रहे हैं। हाँ, सड़कों के ऊपर उतरने का आपको पता है कि इजाज़त नहीं है फिलहाल। अच्छा, लेकिन बात क्या है कि इश्यूज़ को उठाना, अब देखिए सर, पत्रकारिता करते हुए तो आपका काम है ये, मतलब आपकी जो पहली शर्त है कि भाई सरकार से सवाल करना या फिर जनता के मुद्दों को उठाना, ये पहली शर्त है। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो फिर आप नहीं कर रहे हैं वो। उसके बाद उससे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब चाहे आपने पत्रकारिता छोड़ दी है, उससे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी एक नागरिक के तौर पर है, क्योंकि आपके पास अधिकार नागरिक के तौर पर बहुत ज़्यादा है। मैं खुद कहता हूँ कि जब मैं पत्रकारिता करता था तो अपनी राय देने में मुझे सामंजस्य बनाना पड़ता था कि भी कहीं खुल के उसकी खिलाफ ना हो, खुल के किसी के पक्ष में ना हो। लेकिन एक नागरिक के तौर पर तो मेरे तमाम अधिकार हैं, मैं खुल के इनकी खिलाफत कर सकता हूं, खुल के किसी का समर्थन कर सकता हूं। तो एक नागरिक के तौर पे इसकी आपकी जिम्मेदारी ये और ज़्यादा हो जाती है। और आज का दौर क्या है कि सर, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप सड़क के ऊपर ही उतरें। आपको पता है ना कि सोशल मीडिया के ऊपर या आप जैसे लोगों के प्लेटफॉर्म के ऊपर इश्यूज़ को उठाया जा सकता है। अब हम लोग अपना मतलब डाटा भी ख़राब करते हैं, टाइम भी ख़राब करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, क्यों ना उस सकारात्मक या सही चीज़ के ऊपर करें। तो बस ये करने की कोशिश है, बाकी काम अपने जारी हैं ही। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जो लोग नहीं करते हैं उनको भी करना चाहिए, और मत इंतज़ार में रहिए कि मतलब कोई और ही आके करेगा। ये अवतारवाद की धारणा छोड़ देनी चाहिए। जब जो तमाम अधिकार किसी नेता को हासिल हैं, किसी पत्रकार को हासिल हैं, तो ये तमाम अधिकार आपको भी हासिल हैं, ये तमाम जिम्मेदारियां आपकी भी हैं, तो ये करना चाहिए। महेंद्र जी, हम शिक्षा की बात कर रहे थे, युवाओं की बात कर रहे थे, एस्टेट की बात कर रहे थे, उनकी नौकरियों की बात कर रहे थे। अब शिक्षा मंत्री की तरफ से बयान आया कि हमारे पास कोई वैकेंसी नहीं है, तो आपको नहीं लगता कि जो कर चुके हैं या आने वाले समय में जो एस्टेट होगा, क्या फ़ायदा उसका? क्या फ़ायदा? एक तो इनका क्या फ़ायदा, ये क्या करेंगे, मतलब शिक्षा कैसे आगे बढ़ेगी। उसके बाद शिक्षा से ही संबंधित दो और चीज़ें बड़ी हैरान करने। पीटीआई का मुद्दा आपने कवर भी किया होगा, देखा भी होगा कि किस तरह से उनको निकाला गया है। कोर्ट के अंदर गलत हलफनामे देने के आरोप लगे हैं। जो एक्टिविस्ट हैं श्वेता ढुल जी, उन्होंने खुलासा किया है कि सरकार ने ये झूठ बोला था 2014 से पहले कि ये डाइंग कार्डर है, अब इसको ख़त्म कर दिया गया है, जबकि 2014 की आरटीआई में ये खुलासा हो गया है। अब ये खुलासा हो गया है कि भाई 2014 तक 1900 से ज़्यादा पोस्ट थी, और 2019 तक आपको बता दूं कि इनकी जो पीटीआई की वैकेंसीज़ के अगेंस्ट भर्तियाँ हुई हैं 2019 तक। तो ये मतलब जो सरकार ने झूठ बोला। दूसरी बात यहाँ पर ये बोली गई है कि भाई पीटीआई का स्पष्ट आरोप है कि फलाने नेता के खिलाफ एफआईआर करवा दो तो भर्ती कर लेंगे। मैं इसी बात पे एक और है सर, ये तो चलो पिछली सरकार की भर्ती थी, उसके ऊपर ठीक है भाई, लांछन और इनकी राजनीति कह दे कि भाई चलो राजनीति तुच्छ स्तर की कर रहे हैं, हालांकि है ही घटिया ही राजनीति। लेकिन एक है, अब क्या है कि 1500 से ज़्यादा जो ग्रुप डी की भर्ती हुई थी, आप लोगों को आपको पता होगा, जो फ़ायदा उठाने के लिए बिल्कुल जींद इलेक्शन से पहले एक महीने पहले रिजल्ट घोषित किया गया, उसमें सर 1500 से ज़्यादा जो खेल कोटे के तहत खिलाड़ी भर्ती हुए हैं उनको निकाला जा रहा है। इसी सरकार की भर्ती थी, उसमें नई और पुरानी ग्रेडेशन का अड़ंगा अड़ाया जा रहा है, ठीक है। और वो लोग कोर्ट से चुनाव जीत चुके, मतलब केस जीत चुके हैं, और ये पहली बार शायद हो रहा है, मतलब आपने कभी सुना नहीं होगा कि अपने कर्मचारियों को, अपने भर्ती किए गए कर्मचारियों को हटाने के लिए कोर्ट से केस हारने के बाद सिंगल बेंच में, डबल बेंच में सरकार जा रही है। मतलब इतनी प्रतिबद्धता हटाने के लिए, ये कमाल की बात है। जी बिल्कुल। बिंदास हरियाणा के सभी दर्शकों को हम बता दें, हरियाणा में जितने भी मुद्दे होते हैं, चाहे वो शिक्षा जगत की बात हो, युवाओं के रोजगार की बात हो, या फिर किसानों से जुड़े मुद्दों की बात हो, या फिर किसी राजनीतिक मुद्दे की बात हो, तो समय समय पे आप हमारे साथ जो साथी आज मौजूद है महेंद्र सिंह जी, उनको देखते रहते हैं, चाहे वो वीडियो ब्लॉग की बात हो या फिर अपनी कला के माध्यम से उन मुद्दों को उठाने की बात हो। हम चर्चा जारी रखेंगे। महेंद्र जी, अगर हम आने वाले समय में बात करें
तो जेबीटी के मुद्दे पे तो हमारी बात हुई है, लेकिन अगर हम टीजीटी की बात करें या पीजीटी की बात करें तो वो भी बहुत अहम मुद्दे हैं, क्योंकि अगर हम हरियाणा के पिछले तकरीबन 12 सालों की बात करें तो हरियाणा के पिछले 12 सालों में एक भी पोस्ट एसएस की आज तक नहीं निकली है, जबकि 8वीं क्लास तक 9वीं 10वीं क्लास तक एसएस कंपलसरी विषय है, लेकिन एक भी पोस्ट नहीं निकली है। आपको नहीं लगता कि जो बच्चे एचटेट करके पास हो चुके हैं और 12 साल में वो कहाँ गए होंगे? माय गॉड, और ये कितनी हैरान करने वाली बात है कि एक भी पोस्ट नहीं निकली इतने साल में। उसके अलावा जो पोस्ट निकल चुकी हैं, भर्तियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। पीजीटी संस्कृत वाले कितने धरने प्रदर्शन कर लिए उन्होंने, भूख हड़ताल कर ली, धरने प्रदर्शन कर लिए, ज्ञापन दे लिए, लेकिन जो संस्कृत और संस्कृति की बात करने वाली सरकार उनको ज्वाइनिंग नहीं दे रही है। ठीक है, जो टीजीटी इंग्लिश वाले हैं, भर्ती लगभग कंप्लीट हो चुकी है। पहले रद्द करने की कोशिश हुई, लेकिन तमाम लोगों ने आवाज़ उठाई, इनकी चौतरफा थू हुई, लेकिन ज्वाइनिंग अभी भी नहीं दे रहे हैं। आगे की प्रक्रिया, महेंद्र जी, यही बहुत बड़ी बात है। अगर हम एसएस की बात करें, वहीं इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश मीडियम स्कूल बना दिए गए हैं, लेकिन कमाल देखिए, पिछले अगर हम 10-12 सालों की छोड़िए, पूरे पिछले इतिहास में कभी भी इंग्लिश टीजीटी की पोस्ट नहीं निकली है। पहली बार ये भर्ती होने जा रही है। हालांकि सरकार ने प्रमोट किए थे, कुछ जो जेबीटी थे उनको इंग्लिश टीजीटी के पदों पर प्रमोट किया था, लेकिन डायरेक्ट आज तक कोई भर्ती नहीं निकली है। ये पहली भर्ती है और उसी को अब ज्वाइनिंग नहीं मिल रही, उसको ज्वाइनिंग नहीं मिल रही, वो लटके पड़े हैं। सर, इतनी बार तो उन्होंने धरने प्रदर्शन कर लिए हैं। अपने जो भर्ती सरकार ने निकाली उसको पूरा करना, अगर कोर्ट में कहीं अड़चन आ रही है तो उस अड़चन को हटवाना वो सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन जो एस्पिरेंट्स हैं वो अपने स्तर के ऊपर कभी कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, कभी पंचकुला एचएसएससी दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, कभी मुख्यमंत्री आवास पे जा रहे हैं, तमाम मंत्रियों के दरवाजे पर जा रहे हैं, नेताओं की चौखट के ऊपर जाके अपना सिर पटक रहे हैं। पढ़े लिखे योग्य नौजवान, मतलब एक तरह से बिल्कुल अनपढ़ और असंवेदनहीन जो लोग हैं उनके दरवाजे पर। महेंद्र जी, हमें लगता है कि आप जो युवाओं के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं, आपकी ये सब बातें व्यर्थ है, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय कह चुके हैं सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। उसके बावजूद भी आपको नहीं लगता कि आप बेवजह अपनी एनर्जी खराब कर रहे हैं? नहीं, कौन कह रहा है कि सबको से? जो आपने भर्तियां निकाली हैं, मतलब जो रिक्रूटमेंट है उतनी तो करो, पहली बात। दूसरी बात ये है कि भी जब सरकारी महकमों में खाली पड़े हुए हैं पद, आप किसी महकमे का जिक्र कर लीजिए, स्कूलों का आप जिक्र कर लीजिए, रोडवेज का आप जिक्र कर लीजिए, बिजली महकमे का आप जिक्र कर लीजिए, किसी महकमे में चले जाइए, मतलब हॉस्पिटल्स का आप जिक्र कर लीजिए, किसी महकमे में चले जाइए, क्या कोई ऐसा महकमा, कोई ऐसा दफ्तर नज़र आता है जहाँ पर जितनी ज़रूरत है कर्मचारियों की उतनी पूरी हो रही है? और ये कर्मचारी भर्ती होने का मतलब ये होता है कि इससे लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। आप देखिए कि छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं, कि आप स्कूलों में टीचर्स और सुविधाएं पूरी करवा दीजिए, उसका फ़र्क देखिए कितना पड़ेगा कि प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस देने में आज कोई भी आम आदमी, गरीब आदमी सक्षम नहीं है। अपने बहुत सारी सुख सुविधाओं में, ज़रूरी चीज़ों में कटौती करके वो बच्चों की फ़ीस भरता है। लेकिन सरकार कर तो रही है, 1000 इंग्लिश मीडियम स्कूल बना दिए, और अभी घोषणा हुई है कि 105 जो स्कूल है वो मॉडल संस्कृति टाइप के स्कूल बनाए जाएंगे। वो बनाए जाएंगे की घोषणा हुई है, सारी घोषणाएं हुई हैं, लेकिन बंद कितने हुए हैं उनकी तमाम लिस्ट आ चुकी हैं। कभी 500, कभी 400, कभी 1000। और जो मॉडल स्कूल्स बनाए गए थे उनकी भर्तियां लटकी पड़ी हैं। जो आरोही मॉडल स्कूल्स हैं उनकी हालत जाके देख लीजिए। तो ये मतलब स्थिति ऐसी बन गई है। और मैं कह रहा हूं कि अगर जी सरकार जो पॉजिटिव काम करती है उनकी बजाय आपको नेगेटिव बातें ही क्यों नजर आती है? सर, मैं कोई DPRO नहीं हूं, मैं कोई सरकार का नेता, मंत्री या प्रवक्ता नहीं हूँ, ठीक है ना। इसके लिए, और या मैं कोई मतलब इनकी विज्ञापन दिखाने वाला न्यूज़ चैनल नहीं। इस काम करने के लिए, उनके विज्ञापन करने के लिए उनके पास अधिकारी, महकमे, कर्मचारी, पूरा तंत्र है। लेकिन इस काम को करने के लिए कौन है? अगर हम लोग भी वही काम करने लग जाएंगे तो फिर उनमें और हम में फ़र्क क्या है सर? फिर DPRO क्या करेंगे, मुख्यमंत्री क्या करेंगे, उनके मंत्री क्या करेंगे, तमाम कर्मचारी क्या करेंगे? इतने महकमे बना रखे हैं, हर ज़िले में अलग से दफ्तर होता है, अलग से सेल होती है, इनकी IT सेल होती है, इनके कार्यकर्ता होते हैं, करोड़ों रुपए का बजट होता है, इतने चैनल, अखबार होते हैं और वेब पोर्टल्स होते हैं, इनकी अपने सोशल मीडिया पेजेस होते हैं। वो क्या करेंगे सर? अगर प्रचार करेंगे, वो प्रचार कर रहे हैं तो हम भी वही काम करने लग जाएं।
मतलब हम लोग भी उसी का, फिर ये काम कौन करेगा सर? और ऐसा नहीं है कि हम सब काम कर ले, क्योंकि हम भी अपना काम। महेंद्र जी, मैंने ये बात इसलिए उठाई है, मैंने आपके सामने बताया कि सरकारी स्कूलों में 1 लाख बच्चे बढ़े हैं, आपने एक बार भी तारीफ नहीं की वास्तव में भाई अध्यापकों ने मेहनत करके सरकारी स्कूलों का अच्छा परिणाम आया है, या ये कहें कि भाई संख्या वास्तव में बढ़ना अच्छा कदम है। दूसरी तरफ परीक्षा परिणाम की अगर हम बात करें, प्रति वर्ष सरकारी स्कूलों का परीक्षा परिणाम बढ़ता जा रहा है। पॉजिटिव बातें आप नहीं करते हैं। मैंने तो खुद ही बताया था ना सर के भी, और ये जो किसका परिणाम है ये आपको पता है। कोरोना में क्या हुआ था कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो दबाव बना रहे थे पेरेंट्स के ऊपर कि आप फीस दीजिए, लेकिन आर्थिक हालत नहीं है सर सबकी ठीक, तो उन्होंने मजबूरी में क्या किया कि अपने बच्चों के नाम वहाँ से हटाकर सरकारी स्कूलों में, वहाँ पे भी और बताता हूँ क्या गेम हुआ। पहले सरकार ने एक बड़ा अच्छा फैसला लिया कि इनको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर जैसे ही प्राइवेट स्कूलों का दबाव पड़ा कि भाई नहीं ज़रूरत है, तब तक तो है ना जो टेम्परेरी एडमिशन होगा, काफ़ी सारे एडमिशन हो चुके हैं, एडमिशन हो जाएगा, और ये कहे तब तक स्थायी नहीं माना जाएगा जब तक वो नहीं। जबकि आप ये जो आरटीई का उल्लंघन कर रहे हैं इसको, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट को लागू करके, मतलब सरकार अपने फैसले से यू टर्न मारते हुए एक गैर कानूनी फैसला ले रही है ताकि प्राइवेट स्कूलों को फ़ायदा पहुंचाया जा सके, उनकी जो एजेंटगिरी चल रही है वो होती रहे। तो क्या तारीफ़ करें सर, जब हमें मतलब एक कोई ऐसी पॉजिटिव नज़र आती है कोई चीज़, तो उसके पीछे इतनी नेगेटिव चीज़ें नज़र आती हैं। और पॉजिटिव चीज़ के ऊपर सरकार का कोई हक वो नहीं है, कोरोना लाने में सरकार का कोई हाथ नहीं है, लेकिन कोरोना की वजह से ये हुआ है और उसको किस तरीके से भुनाया जा सकता था। मैं कह रहा हूँ कि अगर बच्चे बड़े हैं तो सरकार का काम क्या होना था कि भाई प्राइवेट स्कूलों की जो तमाम बंदिशें हैं वो ख़त्म करो। महेंद्र सिंह इतनी आवाज़ उठा रहे हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि अगर हम सरकार की बात करें या विपक्ष की बात करें तो किसी के ऊपर जूं तक नहीं रेंग रही है। आपको फिर मैं वही बात दोहराना चाहूँगा कि आपको नहीं लगता कि जब तक सरकार या जनता ये बात नहीं समझेगी कि वास्तव में उनका हक उन्हें नहीं मिल रहा, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है? बस, लेकिन फिर वही बात है ना सर, हम क्या बोलना छोड़ दें। अब आपको भी पता, आप इतने लोगों के इंटरव्यू करते हैं, इतने लोगों से बात करते हैं, बहुत बार आपको भी मतलब टीस भी होती होगी कि यार इसके साथ इतना बुरा हो रहा है, लेकिन आप ये इंटरव्यू करना तो नहीं छोड़ते ना। टीस तो बहुत होती है। जब एक PhD किया हुआ जो बच्चा है वो मात्र 3,000 रुपये में, 5,000 रुपये में पढ़ाता हुआ या मजदूरी करता हुआ नजर आता है, टीस तो बहुत होती है। आप भी अपना बल्कि जो ज़रूरी काम है उसको छोड़ के मतलब एक सामाजिक सेवा का ही काम करते हैं ना, लेकिन फिर भी कर रहे हैं ना। भाई वो असर पड़े नहीं पड़े, लोगों को समझ में आए या ना आए, लेकिन हमें समझ में आ रहा है ना, तो हम तो शुरू करें। और ऐसा नहीं है सर, जब आप करते हैं चीज़ों को, आप मतलब पत्थर के ऊपर जब रस्सी घिसते हैं तो सर उस पर निशान पड़ता है और वो घिसती भी है। महेंद्र जी, अगर हम सरकार की बात करें, सरकार को जब कोई लगता है कि ये बंदा चुभने लग रहा है या ये आवाज़ पे आवाज़ उठाता है तो बहुत सारे प्रलोभन मिलते हैं, तो क्या महेंद्र सिंह को भी ऐसा कोई प्रलोभन अभी तक नहीं मिला है? इतना वही बात है, क्या फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से, मतलब ये क्योंकि प्रलोभन जिस तरह के मिलते हैं और उसके एवज़ में जो काम करना होता है वो संभव ही नहीं है सर, होगा ही नहीं। उसमें क्या मतलब, मैं यूँ भी नहीं कहता कि भाई उनमें उनकी कमी है, ये हमारी अपनी कमी है। महेंद्र जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कर्मचारी संगठनों की बात करें या फिर जो आवाज़ उठाने वाले होते हैं, उसके बाद बहुत सारे आरोप लगते हैं कि भाई इसने तो अपनी सेटिंग करनी थी, इस वजह से ये आवाज़ उठा रहा था। तो अभी तो वही बात है, वो भी नहीं की हमने तो मैं कह रहा हूँ सर, मैं इतना मान के चलते कोई असर नहीं हो रहा है सरकार को, और मैं बेअसर मानता हूँ अपने आप को। लेकिन बात यही है कि यार जब आपको अपना मतलब मोबाइल पे टाइम ख़राब ही करना है, अपना डाटा ख़राब ही करना है, तो किसी ऐसे काम में कर लो यार जिससे मतलब किसी का भला हो जाए या किसी का दुख बयां किया जाए, भाई इतनी सी बात है। बाकी ऐसी चीज़ों के बारे में तो सोचता भी नहीं सर। कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होगी महेंद्र की, या फिर जो युवाओं का अधिकार छीनते हैं उनकी? वही बात है सर, शायद दोनों की लग रहा है दोनों की लग रहा है। अभी तक तो मुझे लग रहा है कि मैं कर लूँगा, ये करता रहूँगा काम। थोड़ा सा काम मिल गया है क्योंकि अभी प्रोडक्शन हाउस का काम थोड़ा सा, उससे मुझे थोड़ी सी
फ़र्क पड़ता है कि भी मेरे पास अब एडिटर भी है, पहले एडिटर नहीं होता था, तो मैं अपनी वीडियो में भी थोड़ी बहुत क्वालिटी दे सकता हूँ। वो मतलब मेरा प्रोडक्शन हाउस का काम भी हो जाता है और ये ब्लॉगिंग टाइप का काम भी हो जाता है। मुझे अच्छी तरह याद है महेंद्र जी, हरियाणा में अगर जो वो जेबीटी की ज्वाइनिंग की बात है, जेबीटी की ज्वाइनिंग चाहे भले ही वो कांग्रेस सरकार के समय में लगने की बात हो, लेकिन आपने बहुत प्रमुखता से एक नाटक के माध्यम से वो मुद्दा उठाया था, चाहे वो गेस्ट टीचरों की बात हो। तो उसके अलावा जब नोटबंदी हुई थी तब भी आपने प्रमुखता से मुद्दा उठाया था। अभी आपने एक नया ब्लॉग निकल के आया था, उसमें भी आपने प्रमुखता से मुद्दा उठाया। क्या अंतर आप देखते हैं पहले में और अब तक? पहले में तो सर अंतर आपको ही पता होगा, अपन कैसे शूटिंग किया था रात को ना तो लाइट थी ना जगह थी, वो मेज के ऊपर बिछाने के लिए कपड़ा भी नहीं था, ठीक है। तो जैसे तैसे एक ही कैमरे से 10-10 एंगल में 10-10 बार शूट करना पड़ता था, कैमरा का मोबाइल से करना पड़ता था सर। अच्छा, तो लेकिन अब यूँ है कि थोड़ा बहुत से ना कैमरे भी, मोबाइल कैमरा भी अच्छे हो गए हैं, ठीक है, एक कैमरा भी है अब अपने पास। अच्छा, अब मतलब आप जैसे लोगों की वजह से अब जगह की भी कमी नहीं रहती है। तो मतलब चीज़ें तो देखो सर वही बात है, जो आप काम करते रहते हैं तो कुछ ना कुछ बेहतर होता रहता है। लेकिन महेंद्र जी, मैं ये सारी बातें आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे टीस रहती है कि एक आदमी जो कभी फार्म अप्लाई तक नहीं करता है, जॉब के लिए ट्राई नहीं करता है, लेकिन दूसरों की जॉब के लिए 24 घंटे उनकी आवाज़ उठाता रहता है। मुझे वो वीडियो याद है जो सबसे पहले आपने जेबीटी जो नियुक्ति होनी थी उनकी मांग के लिए नारनौल में आपने वो वीडियो शूट किया था, और साथ में गेस्ट टीचरों के मुद्दे के ऊपर आपने वहाँ पे बीजेपी की भूमिका निभाई थी। अब बीजेपी से मोह भंग क्यों हो गया? नहीं, मैं तो हमेशा बीजेपी की भूमिका निभाता हूँ, जब भी कोई एक्ट होता है तो मैं बीजेपी की भूमिका निभाता हूँ। मोह क्या? यही तो बात है महेंद्र जी कि आप बीजेपी की भूमिका निभाते हैं और बीजेपी के ही खिलाफ बोलते हैं। नहीं, मैं तो वैसे ब्लॉग में तो बोलता हूँ, लेकिन जब मुझे एक्ट करना होता है, मुझे कोई भूमिका दी जाती है कि भी आप बीजेपी की भूमिका करोगे, एंटी बीजेपी करोगे, तो मैं बीजेपी की भूमिका निभाता हूँ और मैं उस रोल को बहुत अच्छे से करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जब आप रोल निभाते तो दबा के झूठ पेलते हैं। नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता, वो अगले वाले के जो फैक्ट्स होते हैं या उनका काउंटर होता है उसका चाहे बेशक जवाब ना हो, लेकिन मैं बीजेपी का रोल बहुत अच्छे से करता हूँ। बिंदास हरियाणा के सभी दर्शकों को एक बार फिर बता दें, ये वही महेंद्र सिंह है जो वीडियो ब्लॉग के माध्यम से, चाहे भाई है तू मेरा की बात हो या अनेक जो मुद्दे होते हैं, उन सभी ज्वलन मुद्दों को हमेशा उठाते रहते हैं और हमेशा कोशिश करते हैं कि युवाओं को उनका हक मिले। चलते चलते एक और अहम प्रश्न महेंद्र जी से पूछ लेते हैं। महेंद्र जी, आपने काफ़ी जो मुद्दे हैं उनको मनोरंजन के माध्यम से भी उठाया है, सीरियस होकर भी उठाया है, लेकिन असर नहीं हुआ। फिर मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ, असर नहीं हुआ। क्या महेंद्र सिंह असर न होने के बेअसर मानता है या फिर वास्तव में उसको असरदार बना के रहे? नहीं, मुझे ये लगता है कि सर असर तो होता है, फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मैं कई बार जैसे हम अपने ही, क्योंकि एक छोटा सा अपने पास तो कम पैमाने होते हैं भी अपने जो भी हम कर सकते हैं। तो जैसे कुछ वीडियोस पहले हम लोग बनाते थे तो उसमें मतलब 5-10% मतलब ये रहता था कि भी नेगेटिव कमेंट होते थे, लेकिन मैं पिछले काफ़ी टाइम से ये महसूस कर रहा हूँ कि सर वो जो नेगेटिव कमेंट्स है ना, वो मतलब गिन के 1-2%, कभी कभार तो ये होता है कि एक भी नहीं। और इसमें ये मैं महसूस करता हूँ कि जब सिर्फ आप इश्यूज़ पे फोकस रहते हैं ना सर, इश्यूज़ के ऊपर फोकस रहते हैं, ये मतलब फालतू की राजनीतिक बातों में नहीं पड़ते हैं, तो मतलब लोग समझते हैं और फिर लोग आपके खिलाफ भी नहीं बोलते हैं। और जो आदमी हो सकता है कि वो बीजेपी का पूरा अंधभक्त हो, लेकिन मुझे वो अंधभक्ति पे ही याद आ गया, क्योंकि जब आप शुरुआत में बीजेपी की सरकार बनी थी उसके कुछ ही समय के बाद आप मुद्दों को उठा के जब बोलते थे तो जो भक्तजन होते थे वो काफ़ी सारे ऐसे ऐसे कमेंट करते थे कि शायद हमसे पढ़ना तो दूर की बात सुने भी नहीं जाए। तो क्या अब वो कमेंट आने बंद हो गए कि भी अगर हम जेबीटी का और उसका बहुत सारे लोग समझ गए, जैसे मैं बताता हूँ, तो भी वो लोग मतलब हमारे प्रति पॉजिटिव, उनके परिवार पॉजिटिव, ठीक है ना। हो सकता है कि जो लोग आगे भर्तियों की तैयारी करते हैं उस टाइम पे हमारे खिलाफ हों, लेकिन आगे जब उनकी भर्तियाँ तमाम फंसी, हम लोगों ने उनकी आवाज़ उठाई, बार बार उनके इश्यूज़ को उठाया, तो वो भी फिर हमारे पक्ष में। लेकिन हो सकता है कि उस दौरान जो किसान वर्ग है वो हमारे खिलाफ हो, लेकिन फिर हम लोगों ने किसानों की बात की, किसानों के मुद्दों को उठाया, तो फिर वो लोग भी हमारे पक्ष में। लेकिन फिर हो सकता है कि उस दौरान कर्मचारी हमारे खिलाफ हो, लेकिन जब कर्मचारियों की बात हमने की, कर्मचारियों के मुद्दे उठाए, तो वो लोग भी हमारे पक्ष में। तो यही बात आप जिन जिन की बात करते हो और जब लगता है कि नहीं यार सिर्फ उसकी थोड़ा नहीं है तो इसकी भी बात कर रहे हैं, तो ये इश्यूज़ तो सबके हैं ना सर। युवाओं के लिए चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगे?
बस अपना एक मतलब है ना, इतने जागरूक ज़रूर रहो यार। मतलब है ना, कई बार तो ऐसी बात हुआ है, कैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूँ। मतलब कल जैसे वही भगवान राम का दिन था एक तरह से, ठीक है, तो सब लोग अपना अपना कुछ ना कुछ बीजेपी के रोल में आप हाँ तो हाँ बीजेपी का, तो सब लोग मतलब कुछ ना कुछ लिख रहे थे भाई, ठीक है। तो एक रहता है ना बीजेपी, अपन भी सोशल मीडिया यूज़र हैं, तो मैं कोशिश तो ये करता हूँ कि जब है ना सारे लोग बहुत ज़्यादा लिख रहे हैं तो मैं नहीं लिखता, तो लेकिन फिर भी यार मन करता है कि मैं भी कुछ ना कुछ लिखूं, लेकिन वो कुछ अलग सा होना चाहिए। तो फिर एक तुलसीदास जी के जो एक दोहा था, ठीक है, रामचरितमानस से, तो वो मैंने उठा के लिख दिया और भगवान राम की फ़ोटो लगा दी मैंने उसमें। तो उसमें भी लोग, मतलब देखो कितनी अकल की कमी है, ठीक है, उसमें भी लोग ये कि भाई आप ना ले दे के मोदी ने सीट लाओ भाई, इसमें रामचरितमानस में या फिर इसमें इस फोटो में या इस पोस्ट मोदी से कहाँ से आ गया। मतलब कई लोगों ने उसमें भी नेगेटिव कमेंट किए क्योंकि लोग ये मानते हैं कि आप हमेशा बीजेपी की भूमिका में नजर आते हैं, तो निश्चित रूप से बीजेपी से जुड़ा होगा। तो वही तो बात है ना। फिर ये तो या तो तुलसीदास को पता था कि भाई ये तो कभी बीजेपी का राज आएगा और मैं उसके खिलाफ आज ही लिख जाऊं, या रामचरितमानस में मतलब फिर बीजेपी के खिलाफ लिखा। मतलब देखो ना कितना नेगेटिव, अगर नरेंद्र मोदी जी को या बीजेपी को इस बात का पता चलेगा कि ये लोग तो मतलब जो एक पॉजिटिव बात भगवान राम के मुखारबिन से कोई लिखी गई है, तो उसको भी हमारे ऊपर थोप रहे हैं कि भी उसमें ये था कि उसका लब्बल लुबाब ये था कि भी जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है तो वो राजा नरक में जाने का भागी होता है, ठीक है ना। ये कब की बात लिखी गई होगी, उसके बाद कितने राजा आए होंगे, कितनी सरकारें बनी होंगी और आगे भी कितने राजा आएंगे, कितनी सरकारें बनेंगी। लेकिन मतलब देखो ना इनका सोच, इसको नरेंद्र मोदी के ऊपर लागू कर रहे हैं कुछ लोग ना, वो हैं कुछ है, मैं वही तो कर रहा हूँ। तो मैं उन्हीं लोगों को कहना चाहता हूँ भाई साहब कुछ तो थोड़ा सोच लिया करो। लेकिन अंदर जी वो कैसे सोचे, आपकी पूंछ सीधी नहीं हो रही तो उनकी कैसे होगी। तो इस बात भाई, जहाँ पे मैं एग्जैक्टली भाई मैं नरेंद्र मोदी का बीजेपी का नाम लेके बुराई करता हूँ भाई, वहाँ तो ठीक है, आप उसको मैं मौका दे रहा हूँ ना आपको। पिछली पोस्ट में नहीं लगता बाय नेम बुराई नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए, इसमें क्या ढकोसला है सर, उसमें क्या ढकोसला है भी। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं उसकी बुराई ही करना चाहता, इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बार बार एक ही आदमी की बुराई से क्या हो जाता। नहीं मैं तो ऐसी कोई बात नहीं सर, मुद्दों के ऊपर रखो बुराई। मतलब क्या नरेंद्र मोदी की कोई मतलब मैं उनकी वाइफ की या परिवार की बात करके थोड़ा ही नहीं कभी बुराई की है, ठीक है ना, या वो कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे दाढ़ी बढ़ा ली है, ऐसी नुक्ताचीनी पे कभी, या बोलते हुए कैसे जुबान उनकी लड़खड़ा गई, इस पे कभी थोड़ा ही नहीं बुराई की है भाई। कुछ इश्यूज हैं भाई, अब जो किसानों के 3 अध्यादेश आए हैं, बताओ इसकी कौन तारीफ कर देगा। अगर इसकी आप तारीफ कर रहे हैं तो फिर आप किसानों के खिलाफ है, बताओ। अब या तो आप नरेंद्र मोदी के पक्ष में हो जाओ या फिर किसानों के पक्ष में हो जाओ। अब कैसे पक्ष में भाई, इश्यूज तो इश्यूज होते हैं, ठीक है, उसमें कोई नरेंद्र मोदी या फिर कोई अमित शाह नहीं होता है। संदेश क्या देना चाहिए? बस यही संदेश है कि भाई साहब अपने मुद्दे तो समझो, थोड़ा सी तो दिमाग की खिड़की खुली रखो भाई। कोई बात नहीं, समर्थन करो, लेकिन समर्थन का आधार तो रखो यार कोई, ठीक। और कम से कम यार अपनी उस मतलब एक रामचरितमानस में कोई बात लिखी गई है, उसको आप नरेंद्र मोदी के ऊपर लेके जा रहे हैं, वहाँ पे लेके आ रहे हैं इतनी तो अकल होनी चाहिए यार। ये है महेंद्र सिंह। जैसा कि हमने पहले ही बताया था, हरियाणा में जितने भी मुद्दे होते हैं, चाहे वो किसानों की बात हो या फिर आम व्यक्ति की बात हो और विशेष तौर से युवाओं को रोज़गार देने की बात हो, उन सभी तमाम मुद्दों को हमेशा प्रमुखता से महेंद्र सिंह ने उठाया है और साथ में आवाज़ बनने की कोशिश की है। बने रहिए बिंदास हरियाणा के साथ, ऐसे ही हम अनेक मुद्दों पर इनके साथ समय समय पर चर्चा करते रहेंगे और आपको इन्हीं की जुबानी दिखाते, सुनाते और बताते रहेंगे कि आखिरकार अब किस मुद्दे पर इनकी क्या राय है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।